हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद शिवा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, यानी कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो मिडवाइफरी की हैं, जिसका जरूरत हमें आगे पड़ेगी कि किस टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है। अगर हमें स्टार्टिंग में ये पता हुआ कि हाँ ये टर्मिनोलॉजीज मतलब इस टर्म मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, तो हमें आगे मिडवाइफरी पढ़ने में काफी हेल्पफुल होगा। जैसे कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिडवाइफरी के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि मिडवाइफरी क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उससे संबंधित या मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से संबंधित जो है टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स जो होते हैं मिडवाइफरी में आते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला टर्म हम डिस्कस करेंगे जो वो है प्यूबर्टी। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि प्यूबर्टी क्या होता है, या फिर आप लोग जानते भी होंगे। तो प्यूबर्टी मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलप होना ही क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग एज ग्रुप में आते हैं, 1-2 साल का डिफरेंट होता है। अगर हम फीमेल का एज ग्रुप देखें, फीमेल में कितने एज पे आता है, मेल में कितने एज पे आता है, तो फीमेल का जो एज ग्रुप होता है अप्रॉक्स देखें तो 10 to 16 ईयर्स होता है, एंड मेल में ये 12 to 17 ईयर्स का होता है। यानी कि अगर 10 to 16 के बीच में है तो यह क्या है कि प्यूबर्टी जो 10 to 16 के बीच में किसी भी टाइम पे हो सकता है, प्यूबर्टी का स्टेज। और मेल्स में या 12 to 17, यदि इस 10 और 12 से पहले आ रहा है मेल या फीमेल में तो वो अलग कंडीशन हो जाएगी, वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि 10 से 16 के बीच में महिलाओं में और 12 से 17 के बीच में पुरुषों में प्यूबर्टी डेवलप होती है। प्यूबर्टी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं 10 से 16 के बीच में महिलाओं में और 12 से 17 के बीच में पुरुषों में डेवलप होते हैं। उनसे पहले या उनसे बाद डेवलप हो रहे हैं तो यह एबनॉर्मल कंडीशन मिली जाती है। इसमें सबसे पहले चीज क्या होता है कि इसके भी कुछ टाइम पीरियड दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से जो आपके साइन हैं कब डेवलप होंगे, क्या क्या टर्म्स हैं उनके, कौन फर्स्ट साइन होता है, लास्ट साइन क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है। यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, जैसे कि आप जानते भी होंगे। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, एंड मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। इसके बारे में आपने पहले डिस्कस किया होगा। तो यानी पहला टर्म आपका प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और इसका एज क्या होता है, तो फीमेल में जो होता है 10 से 16 के बीच आता है, और मेल में क्या होता है कि यह 12 से 17 के बीच आता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसे एस्ट्रोजन बोलते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ इसके एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं, हुआ करते थे, टैनर एंड मार्शल्स, यानी 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया है कि प्यूबर्टी के कुछ साइन के बारे में, यानी कि जो प्यूबर्टी है क्या है, उसके साइन के बारे में बताया है कि इसके मेन 5 साइन होते हैं, यानी कि 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि ये 5 अगर लक्षण दिख रहे हैं किसी महिला या पुरुष में तो हम समझेंगे कि हाँ उसका प्यूबर्टी एज चल रहा है या उसका प्यूबर्टी टाइम पीरियड चल रहा है, यानी कि उसके अंदर प्यूबर्टी डेवलप हो रही है, वो किस स्टेज पे है या कौन सा उसका टर्म है प्यूबर्टी का। इस 5 साइन से डिसाइड होता है। तो सबसे पहली साइन इसमें आती है आपकी थैलार्की, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, थैलार्की। तो थैलार्की होता क्या है, तो थैलार्की मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, थैलार्की कहलाता है।
यानी, और ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना या थैलार्की का जो टाइम पीरियड है, इसे हम फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट साइन होती है, सबसे पहला साइन क्या होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबर्टी का सबसे पहला चिन्ह है, ये सबसे पहला साइन है कि उस महिला के अंदर क्या होंगे कि उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगेगा। सेकेंड जो होता है एडिनार्की। एडिनार्की मतलब क्या होता है? तो एडिनार्की मतलब होता है एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना, यानी कि एक्सिला रीजन में जो हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, यानी कि एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना या ग्रो करना एडिनार्की कहलाता है। देन थर्ड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है प्यूबाकी, यानी कि थर्ड स्टेज होता है या थर्ड साइन होती है प्यूबाकी। प्यूबाकी का मतलब होता है प्यूबिक हेयर ग्रो करना, प्यूबिक हेयर ग्रो, यानी कि प्यूबिक एरिया में, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो करना जो होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्यूबाकी। देन फोर्थ आपका साइन होता है ग्रोथ स्पॉट, ग्रोथ स्पॉट, यानी कि इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द फीमेल, यानी कि उसकी, महिला की हाइट का बढ़ना, ये आपका फोर्थ साइन होता है या फोर्थ स्टेज होता है साइन का, जिसमें कि महिला की महिला का जो हाइट है, जो लड़की का हाइट है, वो काफी तेजी से उस टाइम पीरियड पे बढ़ता है, उसे हम ग्रोथ स्पॉट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका मेनार्की। मेनार्की यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आता है उसे हम क्या कहते हैं, या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। फर्स्ट एमसी का डेवलप होना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना ही क्या कहलाता है? आपका मेनार्की कहलाता है। और ये जो होता है, ये लास्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट साइन थैलार्की, जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और ये फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। सेकेंड साइन जो होता है एडेनार्की, यानी कि एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना। और आपका थर्ड साइन होता है प्यूबार्की, यानी कि प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना। एंड फोर्थ साइन होता है ग्रोथ स्पॉट, यानी कि ग्रोथ हाइट का बढ़ना। और मेनार्की यानी कि लास्ट साइन होता है जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, फर्स्ट साइन जो है ये है, जिसमें ब्रेस्ट बर्ड्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्ने के भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और सेकेंड और थर्ड एक ही इमेज में ग्रो शो कर दिया है प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी रीजन का क्या है? ग्रो करना, हेयर ग्रो करना प्यूबिक और एक्सिलर रीजन में। देन आपका ग्रोथ स्पॉट, ग्रोथ स्पॉट यानी कि सडन हाइट इंक्रीज करना, ये आपका आ गया फोर्थ साइन। एंड फिफ्थ साइन जो है आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड का स्टार्ट होना। तो ये आपके 5 साइन हैं जो प्यूबर्टी के हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गैमेट क्या होते हैं, यानी कि नेक्स्ट टर्म है गैमेट। गैमेट क्या होते हैं या गैमेट किसे कहते हैं? तो गैमेट जो होता है उसे हम किसको हम गैमेट कहते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट ओवा या ओवम को हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। देन मेल गैमेट, मेल गैमेट में आपका आ जाता है स्पर्म, उसे हम गैमेट कहते हैं। यानी कि जो फीमेल या मेल सेल होती हैं जो कि किसी एक नई जनरेशन को डेवलप कर सके, उसे हम गैमेट कह रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग समझ रहे हो गैमेट क्या होता है? तो गैमेट क्या होता है, जैसे कि मतलब कि जो रिप्रोड्यूस कर सके नई सेल को, या मैं उनकी कह सकते हैं उनकी सेक्स सेल जो होती है या रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है उसे हम गैमेट कहते हैं। फीमेल में जो होती है ओवा या ओवम कहते हैं, और स्पर्म इन मेल। उसके बाद आता है इसी का गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस यदि जब आ रहा है तो आपका क्या है कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। गैमेट्स के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो ये दोनों में अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल में। यदि हम फीमेल में देखें तो फीमेल वाले प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं, यानी oogenesis। इनका टाइम पीरियड क्या होता है oogenesis का? तो 6 to 8 डेज में oogenesis हो जाता है, यानी कि फीमेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होता है 6 to 8 डेज में। ये अप्रॉक्स टाइम पीरियड है। देन अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखें, यानी कि मेल के सेक्स सेल का रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होना, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और इनका फॉर्मेशन लगभग एवरेज अगर देखिए तो 61 डेज, ठीक है। और अगर एक अप्रॉक्स देखें तो 72 to 74 डेज दिया गया है इनका अप्रॉक्स। और कंप्लीट कितने दिन में हो जाता है? तो ये कंप्लीट हो जाता है 90 डेज में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है 90 डेज में क्या होता है कि इनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है 90 डेज में, ठीक है। देन लाइफ स्पैम ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स होते हैं इनका लाइफ स्पैम क्या होता है? तो जो ओवा होता है, ओवा का लाइफ स्पैम होता है 12 to 24 आवर्स, ठीक है। 12 to 24 आवर्स या हाफ डे, मतलब हाफ टू 1 डे कह सकते हैं इसे, ठीक है। यानी आधे से एक दिन तक इसका रहता है। और स्पर्म जो होता है उसका लाइफ, या उसका कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन कितना होता है 48 to 72 आवर्स। 72 आवर्स, 2 से 3 दिन। और ये 12 से 24 घंटे, यानी कि रिलीज होने के बाद ये 12 से 24 घंटे मतलब ये 12 से 24 घंटे तक सरवाइव करेगी। और यदि 12 से 24 घंटे के बाद ये क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और स्पर्म क्या होता है कि मेल बॉडी के बाहर जब रिलीज होता है देन ये 48 to 72 आवर्स तक सरवाइव करेगा, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा 24 आवर्स को, यानी कि मैक्सिमम यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछेगा और ये ऑप्शन हो दोनों, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? 24 घंटे को, ठीक है। और मेल्स में 72 आवर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, या गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं। दो टर्म्स तो हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? ऑर्गन्स, ठीक है। एंड देन या फिर ये हो सकता है कि वे आर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्लेस ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इन मेल एंड फीमेल। तो अगर हम मेल में देखें तो टेस्टिस जो होता है ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और टेस्टिस से ही क्या होता है, ये मेल का क्या होगा? सॉरी, मेल का क्या हुआ? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुई? ओवरी, ठीक है। और फॉर्मेशन पूछ रहा है जैसे कि वे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो मेल में जो गैमेट्स हैं, यानी कि जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है। और फीमेल्स में जो ओवम या ओवरी, सॉरी ओवम जो या जिसे कह रहे हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ओवरी में होता है। ओके, ना क्लियर है? तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। फिर कुछ
कंडीशंस में आपसे पूछेगा गोनाड्स क्या होते हैं, ठीक है। गोनाड्स यानी कि गोनाड्स किसे कहते हैं या गोनाड्स होते क्या हैं। तो गोनाड्स भी ठीक वही होता है कि प्रोड्यूस गैमेट, यानी कि जहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसे ही हम गोनाड्स कहते हैं, यानी प्रोड्यूस गैमेट दैट इज कॉल्ड गोनाड्स। यानी कि जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं। यानी कि जहाँ रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसी प्लेस को हम क्या कह रहे हैं, गोनाड्स कह रहे हैं, उसी को हम गोनाड्स कहते हैं, ठीक है। तो मेल गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टिस होता है, और फीमेल गोनाड्स क्या होती हैं, ओवरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन, यानी कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं होमोलोगस होते हैं और किसके होमोलोगस होते हैं, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन, तो होमोलोगस ऑर्गन मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट, यानी कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन क्या होगा, फंक्शन उनका डिफरेंट होगा। तो जैसे कि लेविया माइनोरा होता है फीमेल्स में, जो कि सिमिलर होती हैं किसके, तो मेल के स्क्रोटम के, यानी कि जो फीमेल का लेविया मेजोरा नहीं, जो लेविया मेजोरा ऑर्गन होती है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो फीमेल की ऑर्गन जो क्या होती है, मेल के स्क्रोटम जो ऑर्गन होता है, स्क्रोटम जो होता है जहां पे क्या होता है कि टेस्टिस रहते हैं। तो लेविया मेजोरा और स्क्रोटम जो होता है यह होमोलोगस ऑर्गन है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद आता है एनालोगस एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन इज डिफरेंट बट फंक्शन आर सेम, यानी कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो होता है वो तो डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, वो सेम होते हैं। तो जैसे कि मेल एंड फीमेल गोनाड्स आर सेम, जैसे कि टेस्टिस एनालोगस टू ओवरी, यानी कि मेल और फीमेल्स के जो गोनाड्स हैं वो लगभग सेम है, जो टेस्टिस है वो एनालोगस है ओवरी के, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एनालोगस ऑर्गन क्या होता है जिसमें कि स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा लेकिन क्या फंक्शन जो होगा सेम होगा। और होमोलोगस मतलब क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन आर सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट, यानी कि लेविया मेजोरा और स्क्रोटम का स्ट्रक्चर तो लगभग सेम होता है लेकिन होता क्या है कि इनके कार्य जो है, इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। और एनालोगस का क्या हो रहा है, मतलब कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन जो है सेम है। उसमें क्या था, मेल और फीमेल्स के गोनाड्स, यानी कि टेस्टिस एनालोगस है ओवरी के। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि माइटोसिस मतलब होता क्या है। तो माइटोसिस मतलब होता है व्हेन द सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस प्रोसेस से जब सेल डिवीजन होती हैं तो क्या होती हैं, वो टू डॉटर सेल्स में उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइटोसिस, तो व्हेन द सेल डिवीजन बाय माइटोसिस प्रोसेस जब वो मतलब कि डेवलप होंगी माइटोसिस प्रोसेस से, तो क्या होगा कि उनमें जैसे मान लीजिए पेरेंट सेल है, ठीक है, इनसे डेवलप हो गई 46 एंड 46, ठीक है। यानी कि ये आपका पेरेंट सेल हो गया, इनसे डेवलप 46 एंड 46, यानी कि टू डॉटर सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। इसमें क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं बिल्कुल सेम रहते हैं, रिमेन सेम माइटोसिस वाले प्रोसेस में। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, यदि मियोसिस के प्रोसेस से, यानी कि मियोसिस जो होता है माइटोसिस के प्रोसेस से हुआ तो क्या है कि इसमें जो सेल का नंबर है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है लगभग सेम है, लेकिन मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ये 46 हुई, देन यहाँ पे ये 23 हो जाती है, 23 हो जाती है, ठीक है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट जब हुआ तो वो क्या हुई कि 23 एंड 23 हो गई मियोसिस वाले प्रोसेस में। देन फिर इनका डिवीजन होगा तो ये 23 एंड 23 एंड 23, यानी कि ये फर्स्ट मियोसिस आपका हो गया, फर्स्ट, और ये वाला जो आपका हो गया सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा सेल्स जो है फर्स्ट मियोसिस में, यानी कि इनके क्रोमोसोम के नंबर जो है वो पेयर्स में ना होकर के यहाँ पे टोटल सेम आपके माइटोसिस में क्या था कि सेम आपके क्रोमोसोम
46 रह गए, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हुए कि वो डिवीजन होकर के 23 हो गए। ठीक है, देन आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या हुआ कि जो उसमें डॉटर सेल्स थी वो उनका क्रोमोसोम नंबर जो बिल्कुल सेम था एज अ पेरेंट सेल की तरह, लेकिन मियोसिस में क्या हुआ कि डॉटर सेल जो है उनका नंबर 23 एंड 23 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइपरप्लेजिया, यानी कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है। तो ये आपने ऑन्कोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा, एमएसएन में पढ़ा होगा कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है। तो यहाँ भी हम एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लें कि हाइपरप्लेजिया होता क्या है। हाइपरप्लेजिया, तो हाइपरप्लेजिया मतलब होता है व्हेन द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेल की नंबर्स में इंक्रीज होना, यानी कि सेल का नंबर बढ़ना। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 4 सेल हैं, तो ये बढ़ करके क्या हो जाएंगी, मतलब उनके नंबर्स में इंक्रीज होना, बढ़ करके 40 हो जाना, 4 से 40 हो जाना, यानी कि सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, देन सेम नेक्स्ट टर्म है आपका हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि साइज बढ़ जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइपरट्रॉफी कह रहे हैं। और हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा था, तो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है जिसे आपने बहुत सुना होगा, काफी मोस्ट कॉमन है, और मिडवाइफरी का मतलब सब समझते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लेबर ही होता है। तो ये एक टर्म है प्रेगनेंसी, बस छोटा सा है, डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी क्या होता है इसके बारे में। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी फर्स्ट 9 मंथ का होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका गेस्टेशनल, सॉरी जेस्टेशनल एज होता है ना, जेस्टेशनल एज, या ये कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल एज, या ये कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल एज। तो जेस्टेशनल एज या मेंस्ट्रुअल एज मतलब क्या होता है, काउंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अप टू 40 वीक्स, यानी कि जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वहां से लेकर के 40 सप्ताह की जो टाइम पीरियड होता है, 40 सप्ताह का, उसे हम जेस्टेशनल एज या मेंस्ट्रुअल एज कहते हैं। यानी कि कोई महिला का जो, जैसे आप कोई महिला आपके क्लिनिक पे आती है, आपके हेल्थ सेंटर पे आती है, वो महिला आपसे कहती है कि मेरी प्रेगनेंसी, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ साइन भी मिल रहे हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन उसका यही है, उसको बता रही है जो कि उसका पीरियड नहीं आ रहा, उसके पीरियड मिस चल रहे हैं। ठीक है, तो एज अ नॉर्मल कंडीशन अगर उसकी पीरियड मिस चल रहे हैं तो आप जो भी सिम्टम्स वो बता रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसके टेस्ट कराओ, आपको पता चला कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो आप उससे पहले ये भी पूछोगे कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, यानी कि जो पिछली बार आया था वो मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। तो अगर वो बताती है जैसे कि 14 जनवरी था या 15 जनवरी था, जो भी वो डेट बताती है, तो वहां से लेकर के 40 सप्ताह तक का जो समय होगा वो कहलाता है जेस्टेशनल एज, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड हुआ है उसे हम जेस्टेशनल एज कहते हैं। और जेस्टेशनल एज जो होता है लगभग 280 डेज का होता है, यानी 280 दिनों का जेस्टेशनल एज होता है, 280 डेज, जिसे हम जेस्टेशनल एज कहते हैं। यानी कि समझ पा रहे हैं, काउंट फ्रॉम द फर्स्ट डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अप टू 40 वीक्स, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से यह 40 सप्ताह तक काउंट किया जाता है, वहीं से काउंट करेंगे तो ये 280 दिनों का टाइम पीरियड होता है, जिसे हम जेस्टेशनल एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे का आपका टर्म है ओवुलेशन एज, ओवुलेशनल एज, यानी कि ओवुलेशनल एज क्या होता है, तो इसे हम फर्टिलाइजेशनल एज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो ओवुलेशनल एज होता है उसे हम फर्टिलाइजेशनल एज के नाम से भी जानते हैं, उसे फर्टिलाइजेशनल एज भी कहते हैं।
और इसे हम काउंट कहां से करते हैं, तो फ्रॉम द डे ऑफ ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब से ओवुलेशन हुआ है उस टाइम पीरियड से, या फिर जब फर्टिलाइजेशन हुआ वहां से लेकर के वहां से हम काउंट करते हैं। तो ओवुलेशनल एज जो होता है वो 14 डेज का होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि ओवुलेशनल एज जो होता है, ओवुलेशन टाइम जो होता है, ओवुलेशन डे जो होता है 14वें दिन पे होता है, prior टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से जो 14 दिन का पहले का डे हुआ वही आपका ओवुलेशन डे वो कहलाता है। जैसे कि किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रति माह 20 तारीख को आता है, या 20 तारीख को उसका टाइम पीरियड है कि उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड 20 को आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 को आएगा, तो उसमें 14 माइनस कर देंगे तो कितना होगा आपका 6 तारीख, यानी कि उसका ओवुलेशन टाइम जो है, ओवुलेशन डे जो है वो 14 माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा 6 जनवरी को, यानी कि 20 जनवरी को उसका आने वाला है, और 14 दिन उसमें माइनस करेंगे तो यानी कि 6 जनवरी को क्या है उसका ओवुलेशन डे है। ठीक है, तो ओवुलेशनल एज हम कैसे निकालते हैं, ओवुलेशन एज क्या करते हैं, जो आपका जेस्टेशनल एज था उसी में से आप 14 को माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा नंबर 266 वो आपका आता है ओवुलेशनल एज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गटपाल से एक फॉर्मूला होता है जिससे हम फीमेल्स की प्रेगनेंसी, कौन सी प्रेगनेंसी है, कौथी है, कितने टर्म थे, कितने प्री टर्म थे, कितने अबॉर्शन हुए, कितने लाइफ चिल्ड्रन उसने जन्म दिए हैं, कितने स्टिल बर्थ है, इसका एक फार्मूला है जिसे हम गटपाल के नाम से जानते हैं, GTPALS, जिसमें G का मतलब होता है ग्रेविडा, ग्रेविडा, T का मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, और टर्म प्रेगनेंसी यानी कि 37 वीक्स की, अगर 37 वीक्स तक प्रेगनेंसी रह लेती है, उसके आगे के बाद मतलब वो बर्थ करता है तो उसे हम टर्म प्रेगनेंसी करते हैं अप टू 37 वीक्स तक। ठीक है, उसके बाद है आपका पी, यानी कि पी का मतलब होता है आपका प्री टर्म, यानी टर्म से पहले, तो बिफोर 37 वीक्स, इसे हम प्री टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। देन ए है, ए का मतलब होता है अबॉर्शन, अबॉर्शन यानी कितनी प्रेगनेंसी या कितनी प्रेगनेंसी उसकी अबॉर्ट हो गई है। देन एल, एल यानी लाइव चिल्ड्रंस, कितने उसके लाइव चिल्ड्रंस है, कितने बच्चे जीवित हैं, ये आपके एल हो गया। एंड देन स्टिल बर्थ, एस यानी स्टिल बर्थ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि गटपाल्स फार्मूला में जी का मतलब होता है ग्रेविडा, टी का मतलब टर्म प्रेगनेंसी, पी का मतलब प्री टर्म, ए का मतलब अबॉर्शन, एल का मतलब लाइव चिल्ड्रंस, एंड एस का मतलब स्टिल बर्थ। देन एक और टर्म आता है पैरिटी, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि पैरिटी या पैरा के नाम से इसे जानते हैं हम। ठीक है, पैरा, तो पैरा मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, यानी कि पहले की हमने जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव की है वो कितनी है, अब विच क्रॉसेस द पीरियड्स ऑफ वायबिलिटी है, और जो वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर चुका हो, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जो वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर चुकी। वायबिलिटी पीरियड क्या होता है, तो वायबिलिटी पीरियड क्या होता है, तो वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो होता है 22 वीक्स तक का। यदि कोई फिटस जो है 22 वीक्स तक क्रॉस कर जा रहा है, 22 वीक्स को क्रॉस कर ले रहा है, तो यानी कि वो वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर चुका है, वो एक वाइएबल प्रोडक्ट है, वो एक वाइएबल प्रोडक्ट है, यानी कि उसका मतलब कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम पार्ट्स, मैक्सिमम बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, उनका ग्रोथ हो चुका है। ठीक है, तो यानी वाइबिलिटी पीरियड क्या होता है, यानी कि 22 वीक्स का होता है, कुछ बुक्स में आपको 23 to 24 वीक्स भी कुछ बुक्स में मिलेंगे आपको, ये कि एक अप्रोक्स एक जो हम कह सकते हैं एवरेज जो होता है 22 वीक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि 22 वीक्स का जो होता है वो एक वाइबिलिटी पीरियड होता है, तो यानी कि जो फीटस, इस पैरिटी मतलब क्या होता है, तो टोटल नंबर्स ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉसेस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी कि कितनी उसकी प्रेगनेंसी की टोटल कितनी नंबर हैं जो कि वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर लेती हैं, उसे हम पैरा कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई फीमेल है, यदि उसके 3 बच्चे हुए हैं या उसकी
तीसरी प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी या तीसरी है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि एक बच्चा जो है वो पैरा मानी कि वाइबिलिटी पीरियड से पहले अबॉर्ट हो चुका हो, एक बच्चा लाइव बर्थ हो, और एक बच्चा उसका क्या है कि वो मतलब तीसरे पे टाइम वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक लाइव बर्थ हुआ और एक वाइबिलिटी से पहले ही अबॉर्ट हो चुका हो, ठीक है, तो उस समय उसका पैरिटी हम काउंट करेंगे 2, यानी कि क्या हुआ है कि उसकी प्रेगनेंसी तो तीसरी है, लेकिन वह एक प्रेगनेंसी जो थी वो क्या है, ग्रेविटा तो 3 था, मतलब 3 है, लेकिन पैरिटी उसकी 2 होगी, क्योंकि एक फीटस जो था वो वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका यूमेनोरिया, ठीक है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, यूमेनोरिया। यूमेनोरिया क्या होता है, तो यूमेनोरिया यानी कि यू मतलब ट्रू एंड मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं, यूमेनोरिया कहते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम यूमेनोरिया कहते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक ऐसे ही मेनार्की क्या होता है, तो मेनार्की आप जानते ही हैं, इससे पहले भी हम मेनार्की के बारे में डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्की कहते हैं। इसका एज जो होता है लगभग 30 ईयर्स पर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप होता है, ठीक है। देन मेनोपॉज, तो मेनोपॉज जो होता है, मेनोपॉज किसे कहते हैं, तो परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, पॉज यानी स्टॉप, ठीक है, या सीज हो जाना, ठीक है, तो परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट सिजेशन हो जा रहा है, उस टर्म को परमानेंट स्टॉपेज हो जा रहा है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। इसका एज या टाइम पीरियड जो होता है 45 to 55 ईयर्स होता है, ठीक है, और कुछ जगहों पे अलग अलग भी होता है, तो जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में इसका टाइम पीरियड 47 ईयर्स है, ठीक है, 47 ईयर्स एज ग्रुप है। और अगर होल यूनिवर्स की बात करें हम, तो होल यूनिवर्स में क्या है, इसका एज जो है 51 ईयर्स है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट टर्म है यूटोसिया, यूटोसिया, यूटोसिया मतलब यानी कि यू हमने ऊपर ही बताया, ईयू का मतलब क्या होता है, ट्रू, ट्रू, एंड टोसिया मीन्स लेबर, ठीक है, लेबर, यानी कि नॉर्मल लेबर को हम क्या कहते हैं, यूटोसिया। नॉर्मल लेबर को हम क्या कहते हैं, यूटोसिया, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टोसिया, तो डिस्टोसिया यानी कि एबनॉर्मल लेबर, डिस्टोसिया, डिस जहां लग गया यानी कि वो डिफिकल्ट है, ठीक है, डिस मतलब होता है जैसे कि डिस्पोनिया होता है, डिस्फेजिया होता है, ठीक है, यानी डिफिकल्ट, और टोसिया मतलब बताया है कि लेबर, यानी कि डिस्टोसिया मतलब एबनॉर्मल लेबर। सेम वैसे ही क्या होता है, पर्चुराइजेशन, पर्चुराइजेशन क्या होता है, तो पर्चुराइजेशन तो यानी द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, यानी कि जन्म देने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या करते हैं, पर्चुराइजेशन कहते हैं। एक और होता है पर्चुरेंट, पर्चुरेंट, the female in the process of पर्चुराइजेशन that is called पर्चुरेंट, यानी कि पर्चुराइजेशन किसे कहते हैं, तो जन्म देने का जो प्रोसेस है, जन्म देने का जो इवेंट है, उस इवेंट को, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पर्चुराइजेशन, ठीक है, यानी कि जो बर्थ हो रहा है, जो बच्चे का बर्थ हो रहा है, उस बर्थ वाले प्रोसेस को हम पर्चुराइजेशन कहते हैं, और जो महिला जन्म दे रही है उस महिला को हम पर्चुरेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक और चीज आता है, आपको कई जगह डिलीवरी और लेबर देखने को मिलेगा। डिलीवरी क्या होती है, तो इन दोनों में डिफरेंट चीजें हैं, डिलीवरी और लेबर, लेबर और दूसरा टर्म आपका है डिलीवरी। तो हम आप
के लिए आज का क्वेश्चन है कि आप ये फाइंड आउट करोगे कि डिलीवरी और लेबर में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी एंड लेबर। लेबर क्या कहलाता है, डिलीवरी क्या कहलाता है, क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों में कोई अंतर है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और यदि नहीं आप बताते हो तो नहीं पता चल पाता है आपको, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिलीवरी और लेबर में अंतर आपको बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको जहां भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को रिवर्स करके देखो और नहीं समझ में, देन आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं जरूर आपके कमेंट का आंसर करूंगी। एंड हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने सही जो भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।